बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब गज़ीदा। ये नावल मेरी तहरीरें नामी फ़ेसबुक पेज से लिया गया है। किस्त नंबर 8। तानिया को शुबा था कि ये कत्ल उसके चचा ने करवाया है, लेकिन यहाँ तो मामला और संगीन निकला था। ये कत्ल खुद उसके चचा ने किया था। कैसा दरिंदा सिफ्त इंसान था। ऐसे इंसान को तो सुइयां चुभो चुभो कर मारना चाहिए। फिक्र मत करो अहमद अली, वक्त आने पर तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। यह एक अहम इंकशाफ था। पूरी जिंदगी साथ गुजारने वाला मुलाजिम बिक गया था। ये कोई ऐसी हैरत में डालने वाली बात न थी। जब पैसे के लिए भाई ने भाई को सफाकी से कत्ल कर दिया, तो किसी गैर का लालच में आ जाना क्या मानी रखता है। उसने सोचा कि फौरन अंकल आमिर को फ़ोन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो इस इंकशाफ का जरिया क्या बताएगी कि उसके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें उसकी ज़िंदगी के राज लिखे हुए आ जाते हैं और फिर वो लफ्ज़ खुद ब खुद मिट जाते हैं। उसकी बात पर कौन होशमंद यकीन करेगा। उस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो खामखा मजाक का निशाना बन जाएगी। लोग कहेंगे कि बाप की मौत के सदमे ने उसके दिमाग को मुतासर किया है, उसकी जहनी रोब बहक गई है, पागल हो गई है। लेकिन अंकल आमिर ऐसे नहीं है। उसकी बात पर ज़रूर तवज्जो देंगे। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने अपने तौर पर अब्दुल को शामिल तफ्तीश तो किया होगा। ओह, बात बन सकती है। एकदम किसी ख्याल के तहत उसने चुटकी बजाई और टेलीफोन की तरफ। लेकिन उस वक्त अंकल आमिर रावी रोड वाले घर में कहाँ होंगे। वो मॉडल टाउन गए हुए हैं, वहां फ़ोन करें, लेकिन वहां का फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था। फिर ये सोचकर कि इस मसले पर खाला फरजाना से बात करनी चाहिए, वो नीचे चली गई। खाला फरजाना नीचे कालीन पर बैठी पान बना रही थी। तानिया को देखकर बोली, पान खाओगी? नहीं खाला, जी नहीं चाह रहा। आओ बैठो। खाला, अंकल आमिर से बात करनी है। उस वक्त घर पर कहाँ होंगे? मॉडल टाउन होंगे, पर वहां का फ़ोन नंबर कैसे मालूम हो? आमिर के घर फ़ोन करके देख लो, हो सकता है साजिदा और साइमा घर पर हों, उनसे मालूम हो जाएगा फ़ोन नंबर। गुड आइडिया, तानिया ने खुश होकर कहा। और फिर वो टेलीफोन कालीन पर रख कर डायल करने लगी। 2 घंटियां बजने के बाद उधर से किसी ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। तानिया ने साइमा की आवाज़ पहचान ली। वो जल्दी से बोली, साइमा, मैं तानिया बोल रही हूँ। कैसी हो तानिया? मैं ठीक हूँ। ये बताओ अंकल आमिर कहाँ है? मॉडल टाउन। वो तो सुबह के गए हुए हैं, गाड़ी आने वाली है। मैं और अम्मी भी जाने वाले हैं। फिर तुम एक काम करो, मॉडल टाउन पहुंचकर अंकल आमिर से कहना कि मुझे फौरी तौर पर फ़ोन करें। और क्या तुम्हारे पास वहाँ का नंबर है? हाँ जी है। चाहिए आपको? हाँ दे दो। अच्छा ठहरो, डायरी में देख कर बताती हूँ। फिर कुछ देर बाद बोली, हाँ लिखो। 1 मिनट। तानिया ने साइड टेबल पर रखा हुआ अखबार और बॉल पेन उठा लिया। हाँ बताओ। साइमा का बताया हुआ नंबर उसने अखबार के हाशिए पर लिख लिया और फिर दो चार इधर उधर की बातें करके रख दिया। अब उसे अंकल आमिर के फ़ोन का बेचैनी से इंतजार था। बिला आखिर इंतजार रंग ले आया। कोई 1.5 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बजी। तानिया ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। हाँ तानिया, मैं आमिर बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एक महफूज जगह से बात कर रहा हूँ। कोठी से तो बात नहीं कर सकता था ना। अंकल आमिर, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करना है। हाँ कहो। क्या पुलिस ने अब्दुल और उसकी बीवी को शामिल तफ्तीश किया है? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसका बयान लिया था, मेरे सामने ही बात हुई थी। पुलिस इस तरह के मामला में सबसे पहले घर के मुलाजमीन पर शक करती है। अंकल आमिर, बिल्कुल ठीक करती है। नहीं तानिया, मैं अब्दुल को एक अरसे से जानता हूँ। वो राव साहब से बहुत मोहब्बत करता था। वो उनका वफादार मुलाजिम था। अंकल, मेरा दिल गवाही देता है कि अब्दुल कातिल से अच्छी तरह वाकिफ है। तानिया ने कहा। क्या कहा? ये तुम किस तरह कह सकती हो? आमिर उलझ गए। आप सिर्फ इतना करें कि अपने तौर पर यह मालूम करा लें कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ। मालूम हो जाएगा। ये तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। मैं भी धर्मपुर एक आदमी को भेजे देता, वो किसी बहाने से मालूम करा लेगा। और जब ये मालूम हो जाएगा कि उनकी बेटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर अब्दुल को छोड़िएगा नहीं। पुलिस के जरिए ड्राइंग रूम की सैर करवा दीजिएगा। फिर वो खुद ही कातिल राव अहमद अली का नाम बता देगा। तुम्हें अब्दुल जैसे वफादार मुलाजिम पर आखिर क्यों शक हुआ? इस शक की वजह मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। बस मैंने आपसे जो कहा है उस पर अमल करके देख लीजिए। जो भी बात है सामने आ जाएगी। अच्छी बात है। मैं अपने तौर पर एक्सीडेंट की तस्दीक कराए देता हूँ। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं फिर रात को घर से बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। तानिया ने रिसीवर रखकर एक गहरा और ठंडा सांस लिया और सोचा, अब जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। और वाकई कुछ ना कुछ हो गया। उस होने के लिए उसे रात 10 बजे तक इंतजार करना पड़ा। रात 10 बजे अंकल आमिर का फ़ोन आया। तानिया खाला फरजाना के कमरे में बैठी थी। फ़ोन भी उसी ने उठाया। हेलो। तानिया बोली, हाँ तानिया, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ अंकल, आपने मालूम करवाया था? तुम्हारा शक ठीक निकला। अब्दुल की बेटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस दिन वो घर से निकली ही नहीं, तो एक्सीडेंट कहाँ से होता? उन्होंने बताया। ये लोग अपनी बेटी के पास भी थे या वहां सिरे से गए ही नहीं? तानिया ने पूछा। नहीं, रात को वहीं रहे थे। अब बताएं अंकल, मेरा शुबा ठीक था ना? तानिया ने दाद चढ़ी। तुम्हारा शुबा बहुत पक्का निकला। मैं हैरान हूँ, काश ये बात मेरे दिमाग में भी आ जाती। फिर आपने क्या किया?
ज़ोहर के बाद मैंने कुरान ख़वानी रखी थी। माशाल्लाह बहुत लोग शरीक हुए। असर से पहले सोइम हो गया। राव अहमद अली तो कल ही अपने ख़ानदान को ले जा चुके थे, लेकिन आज उनका एक बेटा एतबार राव सोइम में शिरकत के लिए आया था। वो भी अजनबियों की तरह बैठा रहा और फातिहा होती मुझसे मिले बगैर निकल गया था। मगरब तक कोठी मेहमानों से खाली हो गई। साजिदा और साइमा को भी मैंने घर भेज दिया। बस कोठी में अकेला रह गया, या फिर अब्दुल और उसकी बीवी मौजूद थे, जो कोठी के काम समेटते हुए फिर रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठा उस लड़के का इंतजार कर रहा था जिसे मैंने तहकीक के लिए अब्दुल की बेटी के घर भेजा था। आपने लड़के को देर से भेजा। आप तो कह रहे थे मैं अभी किसी को भेजे देता हूँ। हाँ, मैंने देर से भेजा। एक तो स्वयं की मसरूफियत थी, दूसरे जिस लड़के को मैं रवाना करना चाहता था उसे मैंने कई काम सौंपे हुए थे। वो फारग होते ही धर्मपुरे गया था। अब उसे आए हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं उसके इंतजार में बैठा था। कोई 8 बजे के करीब वो वापस आया। उसने बताया वो भली चंगी है। हाथ पर किसी किस्म के जख्म और खराश तक का निशान न था। दस्तक देने पर वो खुद ही दरवाजे पर आई थी। लड़के ने उससे पूछा, तुम जुबैदा हो, अब्दुल की बेटी? उसने कहा हाँ। तब लड़के ने जेब से 100 रुपये निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये 100 रुपये तुम्हारे अब्बा ने भेजे हैं। कहा है कि इंजेक्शन खरीद कर लगवा ले, वरना हाथ की हड्डी जुड़ने में देर लगेगी। वैसे ये तो बताएं कि आपके कौन से हाथ की हड्डी है? वो फौरन घबरा कर बोली, अल्लाह ना करे मेरे हाथ की हड्डी टूटे। तुम ये क्या बात कर रहे हो? तो उसने पूछा, कल तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ? वो सुनकर परेशान होगी। अल्लाह ना करे मेरा एक्सीडेंट हो, मैं तो कल घर से ही नहीं निकली। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी है। लड़के ने पूछा, तुम्हारे अब्बा अब्दुल ही है ना? वो बोली, हाँ, मेरे अब्बा का नाम अब्दुल है। वो कल ही तो एक रात रहकर यहाँ से गए हैं। लड़के ने पूछा, क्या तुमने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था? उसने जवाब दिया, नहीं, वो खुद ही आए थे। उन्हें मैं याद आ रही थी, मुझसे मिलने आए थे। लड़के ने कहा, अच्छा, फिर मैं इन 100 रुपयों का क्या करूं? वापस ले जाऊं? जुबैदा ने सादगी से जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। लड़के ने सुनकर जेब में पैसे वापस डाले और वहां से भाग निकला। उस लड़के ने कामयाबी से अपना मिशन पूरा कर दिया था। वो 100 का नोट उसे बख्श दिया गया और उससे कहा कि ज़रा अब्दुल को बुला लाओ। मैंने सोचा कि ज़रा इससे मिल लूँ, फिर थाने फ़ोन करके इंस्पेक्टर को सारी सूरत हाल बताता हूँ। 1 मिनट के बाद वो लड़का वापस आया और बोला, सर, अब्दुल तो कोठी में नहीं है। और इसकी बीवी? मैंने पूछा। वो बोला, वो भी नहीं है। मैंने कहा, वो दोनों शायद अपने क्वार्टर में होंगे, तुम ज़रा वहाँ से बुला लो। लड़के के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब्दुल के क्वार्टर से आने में अभी देर लगेगी, क्यों ना थाने फ़ोन करके इंस्पेक्टर से बात कर लूँ। मैं ड्राइंग रूम से निकलकर लाउंज में आया। यहाँ फ़ोन था। मैंने थाने के नंबर डायल किए। इंस्पेक्टर इफ्तिखार थाने में मौजूद था। मैंने उससे अपना तारफ़ कराकर कहा कि मेरे हाथ एक अहम गवाह लगा है। अगर वो फौरी तौर पर कोठी आ जाए तो कातिल तक पहुँचना आसान हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है आमिर साहब, मैं फौरी तौर पर कोठी पहुँच रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार करें। मैंने रिसीवर रखा तो वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ। वो बेहद घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बमुश्किल बोला, सर, वो क्वार्टर में, जल्दी चलें। मैं फ़ौरन उस लड़के के साथ हो लिया। लड़के की हालत गैर हो रही थी। उससे चला नहीं जा रहा था। मैंने उसे सीढ़ियों पर बैठने को कहा और खुद तेज़ी से क्वार्टर की तरफ भागा। क्वार्टर का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। मैं तेज़ी से अंदर घुसता चला गया। अंदर जाकर जो मंजर मैंने देखा, उससे अंदाज़ा हुआ कि लड़की की हालत सही ही तौर पर ख़राब हुई थी। वो मंजर था ही ऐसा कि मजबूत से मजबूत दिल का इंसान भी काम कर रह जाए। अंकल आमिर इतना कहकर खामोश हो गए। शायद वो मंजर उनकी निगाहों में घूम गया था। क्या हुआ अंकल? क्या वो दोनों अपना सामान समेट कर फरार हो चुके थे? तानिया ने पूछा। नहीं तानिया, कमरे में दोनों की लाशें पड़ी थी। तेजधार आले से उन दोनों की गर्दनें काट दी गई थी। फर्श पर खून फैला था। ओह माय गॉड! तानिया दिल थाम कर रह गई। क्या हुआ तानिया, खैर तो है? खाला फरजाना ने घबरा कर पूछा। अभी बताती हूँ खाला, तानिया ने रिसीवर पर हाथ रखकर कहा। फिर वो हाथ हटाकर अंकल आमिर से मुखातिब हुई। अंकल, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हैरत की बात यह है कि कातिल आनंद फानंद कत्ल करके निकल गए और आपको पता भी न चल सका, जबकि आप भी वहीं मौजूद थे। क्या वो लोग चिल्लाए भी नहीं होंगे? उनके क्वार्टर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं तो ड्राइंग रूम में बैठा लड़के का इंतजार कर रहा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो दोनों कब अपने क्वार्टर चले गए। ऐसा मालूम होता है कि कातिल पहले से क्वार्टर में छुप कर बैठ गए थे। ये वारदात एक बंदे की बस की बात नहीं, कम अज़ कम वो दो थे। अब्दुल और रशीदा जैसे ही क्वार्टर में दाखिल हुए, दोनों को रिवाल्वर दिखाकर काबू में कर लिया गया। दोनों के हाथ पीछे बांधे हुए थे और कपड़ा मुंह में ठंसा हुआ था। मेरा ख्याल है कि दोनों के हाथ पीछे बांधकर और उनके मुंह में कपड़ा ठोंसने के बाद किसी तेजधार आले से दोनों के गले काट दिए गए। इस तरह वो हलक से कोई आवाज़ ना निकाल सके और जहाने फानी से कूच कर गए। पुलिस क्या कहती है? पुलिस के पास फिलहाल कहने को कुछ नहीं। बहरहाल लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाई जा चुकी हैं। इंस्पेक्टर इफ्तिखार को मैंने अपनी तफ्तीश से आगाह कर दिया। मेरे बयान की रोशनी में उसने अपना शुबा जाहिर किया है कि राव शमशाद का कत्ल अब्दुल ने किया, और जिसके इशारे पर उसने कत्ल किया उसने राज फाश होने से बचने के लिए अपने बंदों से अब्दुल और उसकी बीवी का कत्ल करवा दिया। ये सब बकवास है। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस पैसा खा गई है और हकायक मस्क करने के लिए उल्टे सीधे मफरूज़े बयान की जा रहे हैं। अंकल, मैं आपको बताऊं, मेरे बाबा का कत्ल मेरे चचा राव अहमद अली ने किया है और उसने अब्दुल और उसकी बीवी को मरवाया है ताकि वो पकड़े जाने पर उसकी गवाही ना दे सकें। मैं जानती हूँ राव अहमद अली किस कदर शातिर आदमी है। उसका कोई कुछ न बिगाड़ सकेगा। उस केस को ख़त्म कराने में पैसा पानी की तरह बहा देगा। काश अब्दुल जिंदा रहता।
किसी को कातिल साबित करने के लिए ठोस सबूत या चश्मदीद गवाहों की ज़रूरत होती है, कहाँ से फराहम करेंगे? यही तो सारा मसला है कि राव अहमद अली ने गवाही मिटा दी है। अदालत में पेश करने को हमारे पास अब कोई गवाह, कोई सबूत मौजूद नहीं। तानिया ने गहरा सांस लेकर कहा, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। जब वह जालिम को पकड़ता है तो फिर इसको नेस्त नाबूद कर देता है। इंशाअल्लाह राव अहमद अली भी एक दिन अपने भयानक अंजाम को पहुंचेगा और इस अंजाम को दुनिया देखेगी। मेरा जी चाहता है कि लाहौर आकर राव अहमद अली के खिलाफ FIR दर्ज करवा दूं, उन्हें बता दूं कि कातिल कौन है। FIR तो किसी न किसी तरह दर्ज हो जाएगी, लेकिन पुलिस और अदालत में सबूत कहाँ से आएगा? तानिया, तुम फिक्रमंद मत हो, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब राव अहमद अली अपने अंजाम को पहुंचेगा। खुदा के वास्ते जज्बात में आकर तुम लाहौर का रुख न कर लेना। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि जब तक मैं ना बुलाऊं उस वक्त तक लाहौर मत आना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अमर ने फिक्रमंद लहजे में कहा, जी अंकल, मैं सब समझती हूँ। तानिया ने बड़ी गंभीर अंदाज में कहा, देखो तानिया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हर कीमत पर हिफाजत करनी है। तुम ना रही तो फिर उस फिरौन का अंजाम देखकर कौन खुश होगा? अंकल, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। अगर मरी भी तो राव अहमद अली को साथ लेकर मरूंगी। अभी तो मुझे अपने भाई को तलाश करना है। मैं जानती हूँ कि मेरे भाई मोहसिन राव जिंदा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन तक पहुंच जाऊंगी, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे इस यकीन को ताबीर दे, कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि मोहसिन राव आ मिले। अंकल आमर ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा, वैसे राव शमशाद भी कहा करते थे, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है और एक दिन अचानक मेरे सामने आ जाएगा। मेरे बाबा को तो मरते दम तक यकीन न था, वरना वो सावनपुर की जायदाद उनके नाम न करते। कत्ल से एक दिन पहले रेस्टोरेंट में बैठे वो बहुत देर तक मोहसिन राव की बातें करते रहे। उसी दिन उन्होंने मुझे अपनी वसीयत की तफसीलात बताई थी। शायद उन्हें अपनी इस दुनिया से उठ जाने का इदराक हो गया था। मेरे बाबा किस कदर बदनसीब थे, वो अपनी औलाद का सुख नहीं देख सके। एक औलाद को तकदीर ने उनसे जुदा कर दिया और दूसरी औलाद को खुद उन्होंने तकदीर बनकर अपने आप से अलग कर दिया और फिर खुद वक्त के हाथों शिकस्त खा गए, मकतूल बन गए। और मैं कौन सी खुश नसीब हूँ, दर दर भटक रही हूँ। अपना बाप होते हुए किसी और को बाप कहती रही, असल बाप मिला भी तो उसके साथ न रह सकी, उसे जी भर की बात न कर सकी, उसे जी भर की देख न सकी। कैसी कम नसीब हूँ मैं, कैसी बदनसीब हूँ मैं। ये कहते कहते जाने क्या हुआ कि समंदर के जज्बात में ज्वार भाटा सा आ गया, सबका बंधन टूट गया। वो बेचारी तो अपने बाप की लाश से लिपट कर भी रो न सकी थी। बाप की मैयत देखकर उसके जब का बंधन टूटा भी तो उस खबीस ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका गम दिल में रह गया। अब जो बाप का तस्करा हुआ तो उसकी महरूमियों का तस्करा आया, तो वो खुद अपने आप को रोक न सकी। बेख्तियार उसके आंसू बहने के लिए शिद्दत जज्बात से उसकी हिचकियाँ बंद गई। खाला फरजाना ने उसके हाथ से रिसीवर ले लिया और बोली, आमिर अब फिर बात कर लेना। अब वो इस काबिल नहीं रही कि मजीद बात कर सके, मैं इसे संभालती हूँ। हाँ फरजाना, उसे समझाओ, उसे संभालो और उसे बताओ कि जाने वालों के लिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अब ज़िंदगी को हौसले से जीना है। फरजाना ने आमिर के जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया। अच्छा ठीक है आमिर, मैं तानिया को समझाती हूँ, आप सुबह फ़ोन कर लें। अच्छा। फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। तानिया बेड पर ऊंधी लेटी तकिए में मुंह दिए बेख्तियार रोई चली जा रही थी। खाला फरजाना ने उसका सर तकिए से उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। खाला फरजाना ने ज़ुबान से कुछ न कहा, वो बस उसके सर पर हाथ फेरती रही, उसे भिंज भिंज कर प्यार करती रही और वो उनसे लिपट कर रोती रही। शायद वो ज़िंदगी में पहली बार इतना रोई थी। खाला फरजाना ने उसे रोने दिया। उन्होंने तसल्ली का एक लफ्ज़ मुँह से नहीं कहा था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी तसल्ली रोने में है, तसल्ली में इस बातों में नहीं। दिल पर जो गुबार था मानसून से धुल गया, इस तरह दिल को करार आ गया। वो रोते रोते खाला फरजाना की गोद में सर रखे रखे सो गई। खाला फरजाना अपनी उंगलियों से उसकी रेशमी जुल्फों में कंघी करती रही। एक तो तानिया थी बहुत हसीन, लेकिन सोते हुए उसका हुस्न और निखर गया था, सोगवार हुस्न। खाला फरजाना उसके हसीन चेहरे को तके जा रही थी। उनका बेख्तियार जी चाहा कि वो तानिया के हसीन रुखसारा को चूम ले, लेकिन वो उसके उठ जाने के खौफ से ऐसा ना कर सकी। कोई आधे घंटे बाद तानिया की अचानक आंख खुल गई। पहले तो उसकी समझ में ना आया कि वो कहाँ है। फिर खाला की गोद में अपना सर देखकर उसे ख्याल आया। जब थोड़े से हवास बहाल हुए तो उसे याद आया कि वो रोते रोते सो गई थी। उसे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि वो न जाने कितनी देर सोई है। बेचारी खाला उसकी वजह से बैठी रही, उनके तो घुटनों में वैसी तकलीफ रहती है। ये सोचकर वो हड़बड़ा कर उठने लगी तो खाला फरजाना ने उसे उठने न दिया। उसकी पेशानी चूमते हुए बोली, क्या हुआ तानिया, लेटी रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। उठते उठते दोबारा उनकी गोद में लेट गई। उसे खुद खाला फरजाना की गोद में लेटना अच्छा लग रहा था। कोई 11:30 बजे के करीब घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। अफजल आया था। दुर्दाना ने जाकर गेट खोला। अफजल ने गाड़ी अंदर खड़ी की और उसे लॉक करके दुर्दाना से पूछा, खाला जाग रही हैं? जी, और तानिया बीबी भी उनके पास है। अच्छा। फिर वो अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा खाला फरजाना के कमरे में चला गया। तानिया को खाला फरजाना की गोद में लेटा देखकर एक लम्हे को दरवाजे पर रुका और बोला, खैरियत तो है, आ सकता हूँ अंदर? हाँ आ जाओ अफजल। खाला फरजाना ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। तानिया फ़ौरन उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक हुज़्न फैला हुआ था। क्या हुआ? उसने तानिया के चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, एक और बुरी खबर लाहौर से आई है।
तानिया के वालिद के इंतकाल के बाद अब और क्या बुरी खबर हो सकती है। राव साहब के घरेलू मुलाजिम अब्दुल और रशीदा को किसी ने गला काट कर हलाक कर दिया। खाला फरजाना ने खबर सुनाई। अरे ये कैसे हुआ? पूरी बात तो खाला फरजाना को भी मालूम न थी। उन्होंने तफसील पूछी ही न थी और अफजल सुबह का अब घर आया था, उसे भी कुछ पता न था। तानिया ने दोनों को सारी बात पूरी तफसील के साथ बता दी। पूरी तफसील जानकर अफजल को भी दुख हुआ कि अब्दुल की गिरफ्तारी के बाद कातिल तक पहुंचना कोई मुश्किल न होता, लेकिन कातिल ने तो गवाही मिटा दिए थे। अब गवाही कौन देता? वो तकरीबन 1 बजे तक बैठे बातें करते रहे। अफजल ने खाना भी यहीं खाया। अब उसे नींद आ रही थी। वो अपने कमरे में जाने लगा तो तानिया भी उठ गई। अफजल ने अपने कमरे का रुख किया। तानिया सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो उसने अपने कमरे के दरवाजे को खुला पाया। तानिया की आदत थी कि जब भी अपने कमरे से निकलती तो दरवाजा हमेशा बंद कर देती थी। दरवाजा पूरा खुला देखकर उसे अजीब से एहसास हुआ, जैसे कोई कमरे में गया हो। फिर उसने सोचा, हो सकता है वही दरवाजा खुला छोड़ गई हो। कमरे की लाइट जल रही थी। जब वो कमरे के सामने पहुंची तो एक लम्हे के लिए ठिठक गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने कुर्सी पर उसे अपने बाबा बैठे दिखाई दिए। उनके चेहरे पर दिलावेज मुस्कुराहट थी। बाबा, अब कब आए? तानिया के मुंह से बेख्तियार निकला और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। कुर्सी खाली पड़ी थी। वो परेशान हो गई। ये क्या था? ये महज उसका वहम में फरेब था? लेकिन फरेबी नजर और वहम तो सूरत में होता है कि आदमी पहले से सोचता हुआ आया हो कि वो ऊपर पहुंचेगा तो किसी को पाएगा। ऐसी सूरत में ख्याल मुजस्सम हो सकता, लेकिन तानिया के तसव्वुर में ऐसी कोई बात न थी। वो तो दरवाज़ा खुला मिलने पर तजब्जुब में मुब्तला हो गई थी, लेकिन उसने कमरे के दरवाजे से जो कुछ देखा था वो इस कदर हकीकी था कि वो बेख्तियार पूछ बैठी थी कि बाबा, आप कब आए? तानिया के बोलते ही जैसे फसूं टूट गया था और उसके मुस्कुराते हुए बाबा जैसे पानी पर नजर आने वाली तस्वीर बन गए थे। वो तेजी से भागती कुर्सी के नजदीक पहुंची। उसने गद्दी पर अपने दोनों हाथ रख लिए। गद्दी गर्म हो रही थी, जैसे उसके ऊपर से अभी कोई उठ कर गया हो। उसी कुर्सी पर बैठ गई और कमरे में उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। हर तरफ सन्नाटा था। बाहर कहीं झींगरों के बोलने की आवाजें आ रही थी। उस कमरे में कुछ न था। अगर कोई आया भी था तो जा चुका था। उसने कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद किया, लाइट जली छोड़ दी और अपने बेड पर आकर लेट गई और नजरें छत पर जमाई सोचने लगी। आज वो किस कदर रोई थी अपने जले नसीब पर, अपने बाबा के नसीबों पर। क्या बाबा से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता और वो मुझे देखने आ गए थे? उनके चेहरे पर कैसी दिलावेज मुस्कुराहट थी। क्या वाकई वो मेरे बाबा थे? क्या रूहें इस तरह आ सकती हैं और इस तरह नजर आ सकती हैं? सोचते सोचते उसकी पराई हुई आंखें बंद होने लगी। उसका दिमाग मौफ होने लगा। उसकी आंखों में नींद उतर आई और चंद ही सेकंड के बाद वो बेखबर सो रही थी। वो फिर नमदार हुए। उन्होंने कुर्सी का रुख सोई तानिया की तरफ घुमाया और आराम से कुर्सी पर बैठ गए। उसे बहुत मोहब्बत से देखने लगे। वो उनकी बहुत प्यारी बेटी थी। उस बेटी की जिंदगी की हिफाजत के लिए उन्हें बड़े कष्ट भोगे थे। वो गहरी नींद में थी और ऐसे प्यारे अंदाज में सो रही थी कि उस पर से उनकी नजरें हट नहीं रही थी। आज वो उन्हें याद करके किस कदर रोई थी। अभी तक उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। उनका जी चाहा कि वो उठकर अपनी बेटी की पेशानी चूम ले। फिर ये सोचकर रुक गए कि अगर वो उठ गई तो उन्हें देखकर परेशान हो जाएगी। वो उसकी मोहब्बत से मजबूर होकर आ गए थे, वरना उन्हें उस मनहूस दुनिया से कोई दिलचस्पी न थी। वो जहाँ चले गए थे वहाँ सुख ही सुख था। वो हर काम से आज़ाद हो गए थे। अभी उन्हें तानिया के कमरे में बैठे ज़्यादा देर न हुई थी कि वो करीब के दरख्त से उड़ा। परों की तेज फड़फड़ाहट फजा में उभरी। उस उल्लू ने उस घर के 7 चक्कर लगाए। तानिया बेखबर सो रही थी और उसके बाबा कुर्सी पर बैठे उसे बड़ी मोहब्बत से तके जा रहे थे। 7वें चक्कर के बाद वो उल्लू तानिया के कमरे की छत पर आ बैठा। एकदम तानिया को ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई भारी परिंदा उसके सीने पर आ बैठा हो। वो बुरी तरह चौंक गई। फौरन ही उसकी आंख खुल गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी वो उस खौफ से न निकली थी कि एक परिंदा उसके सीने पर आकर बैठ गया था। उसने कमरे में अजीब मंजर देखा। उस मंजर ने उसे मजीद दहला दिया। उसने देखा कि एक बड़ा सा परिंदा जो यकीनन उल्लू था उसके बाबा पर झपट रहा है। उसके बाबा जो कुर्सी पर थे और उनका रुख तानिया की तरफ इस अचानक अवतार से घबरा कर वो हाथ पांव हिला रहे थे। उस उल्लू का हमला इस कदर तुंद और तेज था कि वो उससे अपने आप को बचाते हुए तवाज़ुन बरकरार न रख सके। उनकी कुर्सी एक तरफ उलट गई। तब वो घबरा कर चीखी, नहीं। उसकी हरियाणी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसके नहीं कहते ही कमरे का मंजर तब्दील हो गया। अब वहाँ कुछ नहीं था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने कोई भयानक ख्वाब देखा था या हकीकत में सब कुछ था। वो पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। उसने साइड टेबल से जग उठाकर पानी पिया। उसका हलक खुश्क हो रहा था। वो दिल की धड़कन अभी तक काबू में न थी। शायद वो ख्वाब देख रही थी, क्योंकि सोने से पहले उसने अपने बाबा राव शमशाद अली को कुर्सी पर महसूस किया था और वो उनके बारे में सोचते सोचते सो गई थी। शायद इसीलिए उसके ख्वाब में आ गए थे। ये ख्वाब क्या है? तशना आरजुओं का दफीना। लेकिन आरजुओं के उस दफीने से तो ये बड़ा भयानक ख्वाब बरामद हुआ था। वो सोचने लगी, ये किस किस्म का ख्वाब था? उस उल्लू का उस बुरी तरह
उसके बाबा पर हमला करना क्या मानी रखता है? ये परिंदा उसके पीछे क्यों लग गया? क्या ये वही उल्लू है जिसका खून हुआ था और बाद में वो जख्मी हुआ और अफजल के हाथ से यूं उठ गया जैसे वो जख्मी ना हो? ये तो काला चिराग नामी एक पुरस्कार शख्स दे गया था, फिर वो दूसरे दिन उसे वापस लेने आया था। उल्लू तोड़ चुका था, वो खाली पिंजरा लेकर ही चला गया था। उसने कहा था वो आज़ाद हो गया है और ये कोई अच्छी बात नहीं। वो कौन था और वो आज़ाद कैसे हो गया? ये बुरी बात क्यों थी? लेकिन वो तो अपनी आज़ादी पर बहुत खुश था, उसको ममनून। वो खुश होकर उसे एक डायरी दे गया था जो उसकी शदीद ख्वाहिश पर उसकी ज़िंदगी के राज खोल देती थी। तब उसकी नज़र कुर्सी पर पड़ी थी जो पीछे की जानब उल्टी हुई थी। अरे ये कैसे उलट गई? अगर वो सब ख्वाब था तो इस कुर्सी को कौन उल्टा गया है? इसका मतलब है उसने जो कुछ देखा जागती आंखों से देखा। वो ख्वाब न था, हकीकत था, सच था। जब वो उठी तो उसके बाबा कमरे में मौजूद थे, वो कुर्सी पर बैठे थे। शायद वो उसे देखने आए हों। अगर वो उसे देखने आए तो इससे किसी और को क्या परेशानी हो सकती है? जिंदगी में तो उसके चचा ने चैन न लाने दिया। अब मारकर उन्होंने सुकून पाया और अपनी जहाज से मजबूर होकर वो उसे देखने चले आए। तो ये कौन दरमियान में आ गया? जिंदगी के काटे हुए लोग घबरा कर कहते कि मर जाएंगे, जब मर कर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? क्या उसके बाबा के साथ भी यही हुआ था? वो मरकर सुकून नहीं पा सकते हैं, अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। अब उनकी राह में हायल होने वाला कौन है? वो बेड से उठी, उसने कुर्सी सीधी की और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर दीवार गिर घड़ी लगी हुई थी और उसमें 2:20 हुए थे। वॉशरूम से फारग होकर वो बेड पर बैठ गई। अब वो मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी, अपने हवासों में थी। उसने सोचा वो न जाने कितने जोर से चीखी थी, उसकी आवाज़ जाने कहाँ तक गई होगी। उसके कमरे के बिल्कुल नीचे अफजल का कमरा था। अगर अफजल तक उसकी चीख की आवाज़ गई होती तो वो कब का ऊपर आ चुका होता। अचानक उसे ख्याल आया कि वो डायरी निकाल कर देखे, शायद कोई तहरीर नमूदार हो गई हो। उसने बेड से उठकर कैस्टों के दरमियान से डायरी खींची और उसे देखती हुई अपने बेड पर आ गई। इत्मीनान से बैठकर वो एक एक वर्क करके उसकी वर्करदानी करने लगी। वो हर वर्क इस उम्मीद पर पलट रही थी कि शायद अगले वर्क पर उसे कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए। वर्क उलटते उलटते जब वो मायूस होने लगी और सफ़ात भी चंद ही रह गए तो उम्मीद की किरण अचानक जाग गई और वो वर्क उलटते उलटते रह गई। एक सफ़े पर महज चंद सतरें लिखी थी। वो पढ़ने लगी। लिखा था, देखो अपने बाबा को समझाओ, इस दुनिया से अब उनका कोई वास्ता नहीं रहा है तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उन्हें अब इस दुनिया से अपना राब्ता तोड़ना होगा। इतनी चाहत अच्छी नहीं होती। अच्छा हम चलते हैं, हमें गया वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। बस फिर फौरन ही लफ्ज़ धुंधले होने लगे और देखते ही देखते वो लफ्ज़ सफ़ा पर से मिट गए। उसने डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी और लेट गई। ये किस किस्म की तंबीह थी? तंबीह थी या मशवरा था या हिदायत थी? और एक ऐसे आदमी को कैसे समझाए जिसका कोई वजूद ही ना हो, जिनका वजूद अदम में जा चुका हो और अब महज रूह रह गया हो। उस डायरी के अल्फाज इस बात के मज़र थे कि उसके बाबा राव शमशाद अली इसकी मोहब्बत में भटक रहे थे। मरने के बाद भी उन्होंने इस दुनिया से रब्ता नहीं तोड़ा था। वो बार बार उसके पास आ रहे थे और ये चाहत अब उनके हक में बेहतर न थी। सवाल ये था कि वो अपने बाबा को कैसे समझाए। वो बहुत देर तक जागती और सोचती रही, यहाँ तक कि सुबह के असहार दिखाई देने लगे। उसने उठकर नमाज पढ़ी और फिर कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई और उस वक्त तक पढ़ती रही जब तक दुर्दाना ने दरवाजे पर दस्तक न दी। नाश्ता उसने खाला फरजाना के साथ ही किया। नाश्ते पर तानिया ने रूह के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा, रूहों के बारे में कोई बात वसूख से नहीं की जा सकती, लेकिन कभी कभी ये भी सुनने में आया है कि मरने के बाद मरने वाले की रूह घर के मक्खियों को दिखाई देती है। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों की दिलचस्पी दुनिया या दुनिया वालों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी रूहें भटकती रहती हैं। वो लोग जो हसाती तौर पर मर जाते हैं और उनकी कोई शदीद आरजू मौत की वजह से तृष्णा रह जाती है, उनकी रूहें दुनिया का तवाफ़ करती रहती हैं। हालांकि मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी बाबा की रूह भी अभी यहीं चक्कर लगा रही है। ये एहसास तुम्हें कैसे हुआ? क्या वो तुम्हें ख्वाब में नजर आए? ख्वाब में नजर आते तो अच्छा होता, उनसे बात भी कर लेती। मैंने उन्हें जागती आंखों से देखा। हाय वो कब? अगर मैं आपको बता दूं तो आप डरेंगी तो नहीं? नहीं, ऐसी बातों से मैं कभी नहीं डरती। तब उसने रात की रुदात खाला फरजाना के गोश बाजार कर दी, लेकिन उसने उतना ही बताया जितना खाला फरजाना को बताया जा सकता था। सारी बात सुनकर खाला फरजाना ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारी मोहब्बत उन्हें दर बदर किए हुए। खाला, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि इस पर अमल करके बाबा को इस दुनिया में आने से रोका जा सके? ऐसा तो मैं कोई वजीफा नहीं जानती, ये बात तो कोई आलम ही बता सकता है। काश दादा आजम इस वक्त जिंदा होते तो उनसे पूछ लेते। देखो जरा अफजल आया है कि ये नहीं? वैसे वो होगा, मुझसे मिले बगैर वो कभी दफ्तर नहीं जाता। सुल्ताना ने बताया कि अफजल अभी घर पर ही है। भाई क्या कर रहे हैं? तानिया ने पूछा। नहा रहे हैं जी, वो मैं उनका नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अच्छा, वो नहा कर निकले तो उनसे कहना कि बड़ी बीबी बुला रही है। खाला फरजाना ने हुक्म दिया। दुर्दाना ने शायद उसे वॉशरूम से निकलता देख कर ही खाला फरजाना का हुक्म सुना दिया और वो भी एक फरमाबरदार बनकर तौलिए से सर पूछता हुआ खाला के सामने आ खड़ा हुआ। जी खाला। खाला ने कहा, कोई ऐसा अर्जेंट काम नहीं है, तुम इत्मीनान से बाल वाल बनाकर कपड़े तब्दील करके आओ, मैं तुम्हारा नाश्ता अपने कमरे में मंगवा लेती हूँ। जी ठीक है खाला, मैं 2 मिनट में आया। उसकी आमद के साथ ही दुर्दाना भी नाश्ता ले आई। जब दुर्दाना नाश्ता रखकर चली गई तो खाला फरजाना ने बात छेड़ी। अफजल, वो रोशन अली कहाँ है? रोशन अली का नाम सुनकर अफजल के कान खड़े हुए। उसका चेहरा एकदम फिक्रमंद हो गया। खाला खैरियत? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अलबत्ता तानिया को ज़रूरत है उनकी। तानिया, भाई को पूरी बात समझाओ।
तब तानिया ने अपने बाबा से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात फराहम कर दी। अफजल सारी तफसील सुनकर सोच में पड़ गया। ये बात उसके गले से नहीं उतर रही थी कि तानिया ने अपने बाप की रूह को देखा था। उस बात को उसका वहम समझ रहा था, लेकिन तानिया ने सारा वाक़या कुछ इस यकीन से सुनाया था। वो किसी तरह उसकी तरदीद न कर सका। उसने बस इतना ही कहा, रोशन अली तो इस्लामाबाद चले गए। अरे, तो क्या इतने बड़े शहर में एक रोशन अली रह के हैं? किसी और आलम के बारे में पता करो। हाला फरजाना ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा। अभी अफजल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। तानिया टेलीफोन के ज़्यादा नज़दीक थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो तानी, मैं आमिर बोल रहा हूँ। आमिर ने उसकी आवाज़ पहचान कर कहा, अंकल आमिर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रात को मैंने कई मरतबा ख्वाब में तुम्हारे बाबा को देखा। क्या कह रहे थे? तानिया ने पूछा। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं। जब भी नजर आए बेचैन और बेकरार नजर आए। आपने उन्हें बिल्कुल सही देखा, वो वाकई बहुत बेकरार है। क्या मतलब? क्या तुमने भी उन्हें ख्वाब में देखा? नहीं अंकल, वो यहाँ आए थे, मैंने उन्हें जागती आंखों से देखा। जागती आंखों से? वो किस तरह? आमिर की समझ में ना आया। तब तानिया ने अपने बाबा को जिस तरह देखा था उसकी रुदात सुना दी। उन पर उल्लू का हमला और डायरी वाली तहरीर वो गोल कर गई। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए अभी तक फिक्रमंद है। काश मैं इनको किसी तरह समझा सकती। तानिया ने बड़ी दर्दमंदी से कहा, आप उनकी कब्र पर जाकर उनसे मुहातब हों तो उन्हें जाकर तसल्ली दें। उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा ख्याल है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैं नहीं जानती, लेकिन आप ऐसा करके तो देखें। वो वाकई इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती थी। अच्छा तानिया, मैं असर के बाद कब्रिस्तान जाऊँगा। जी ठीक है। तानिया, तुम अपना ख्याल रखना, घर से अकेली मत निकलना। क्यों, खैरियत? कोई नया मसला? तुम्हारे बारे में एक फ़ोन आया था। फ़ोन सायमा ने उठाया तो उसने तुम्हारे बारे में सवाल किया कि तुम कहाँ हो। सायमा ने जवाब देने के बजाय पलटकर उससे सवाल किया कि वो कौन बोल रहा है। तो उसने जवाब दिया कि मैं उनके वकील का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, कुछ कागजात पर उनके दस्तखत कराने हैं। सायमा ने जवाब दिया कि इस वक्त तो तानिया घर पर नहीं है, वो गुलबर्ग गई हुई हैं। मामू आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। सायमा ने मुझे बताया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसे कौन से कागजात हैं जिन पर इतने इमरजेंसी में दस्तखत होने हैं। मैंने वकील को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं किया गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी ने महज तुम्हारे बारे में सुराग लगाने के लिए फ़ोन किया है। कोई बात नहीं अंकल आमिर, आप फिक्रमंद ना हो। किसी का मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं, फिर भी एहतियात ज़रूरी है। आमिर ने कहा, ठीक है अंकल, मैं मोहतात रहूंगी। कहने को तो उसने कह दिया था कि वो मोहतात रहेगी, लेकिन इस लफ्ज़ से उसे चिढ़ हो गई थी। जब से वो पैदा हुई थी उस वक्त से ये लफ्ज़ किसी जोंक की तरह उसकी ज़िंदगी से लिपटा हुआ था। अब तो वो इस लफ्ज़ को किसी से सुनती भी थी तो उस पर शदीद रद्दअमल हो जाता। उसका जी चाहता कि सारी एहतियात बलाए ताक रख कर मैदान में आ जाए। उसकी ज़िंदगी अजीब व गरीब नहज पर गुजर रही थी। जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी, और जो नहीं करना चाहती थी वो करने पर मजबूर थी। वो कैद में नहीं थी, लेकिन नामालूम दीवारें हर वक्त उसके गिर्द खड़ी महसूस होती थी। उसे किस कदर छुई मुई बना दिया गया था। पूरे दिन वो इसी सोच में रही थी। रात को भी वो उलझी उलझी रही। सोते सोते अचानक उसकी आंख खुल जाती। उसे यूं महसूस होता जैसे उसके बाबा आसपास ही हों। उसे नज़र तो नहीं आते थे, लेकिन उनके होने का एहसास बदस्तूर कायम रहता था। इसी तरह सोते जागते वो 4 बजे के करीब गहरी नींद में चली गई। तब उसने दादा आजम को ख्वाब में देखा। उनका पुरनूर, पुरशफीक और पुरसकून चेहरा देखकर उसके दिल को एकदम करार सा आ गया। दादा आजम किसी घने दरख्त के नीचे बैठे थे। तानिया पानी की तलाश में कई घंटे से सहरा में भटक रही थी। प्यास की शिद्दत से उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे। भटकते भटकते अचानक वो दादा आजम के सामने आ गई। दादा आजम ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पास रखी सराही सी मिट्टी के प्याले में पानी उंडेल कर उसे दिया। वो बड़ा लतीफ़ और मीठा पानी था। पानी पीकर उसकी रूह तक सैराब हो गई। वो खामोशी से बहुत मुअद्दब होकर उनके सामने बैठ गई। तब दादा आजम ने बड़े तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, तुम्हें बहुत हौसले से काम लेने की ज़रूरत है। आइंदा आने वाला वक्त बहुत सख्त है। और ये कहकर दादा आजम ने उसे कुछ पढ़ने को दिया। फिर बोले, इसे पढ़ते ही तुम्हारे बाबा तुम्हारी मोहब्बत की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएंगे और उन्हें करार आ जाएगा। फिर फ़ौरन इसकी आंख खुल गई। दादा आजम को ख्वाब में देखकर जो खुशगवार तासर कायम हुआ था वो अभी तक कायम था, और उन्होंने जो पढ़ने को बताया था वो भी इसके जहन में ताज़ा था। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। वज़ू करके उसने घड़ी देखी। अभी फजर के अज़ान होने में वक्त था। उसने सोचा कि तब तक कुरान शरीफ पढ़ ले। दादा आजम ने जो पढ़ने के लिए दिया था उसे इशा की नमाज के बाद 3 दिन तक पढ़ना था। 3 दिन के अमल के बाद तानिया ने दादा आजम के बताए हुए तरीके पर एक गिलास पर 7 फूंकें मारी और उस पानी को गुलाब के पौधे के गमले में डाल दिया। अब उसको किसी से बात नहीं करनी थी, सीधे अपने बेड पर लेट कर सो जाना था। तीसरे दिन का अमल उसने देर से शुरू किया था ताकि सोने का वक्त हो जाए और वो किसी से बात किए बिना सो जाए। अगरचे वो देर से सोने की आदी थी और नींद भी उसे करवटें बदल बदल कर आती रही, लेकिन ऐसा ना हुआ। बिस्तर पर लेटने के कुछ 10 मिनट के बाद उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। उस रात उसने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। वो एक बहुत ऊंची सी कुर्सी पर विराजमान थे। उनके सामने 10-12 आदमी नीम डायरी की शक्ल में बैठे थे। अचानक उन्हें सामने से तानिया आती हुई नजर आई तो वो उन लोगों से फौरन मुखातब होकर कहने लगे, अब आप लोग जाएं, मैं ज़रा अपनी बेटी से बात कर लूं। वो लोग फौरन इधर उधर गायब हो गए। राव शमशाद अली अपनी कुर्सी से नीचे उतर आए और आगे बढ़कर तानिया को गले लगा लिया।
तानिया उनके गले से लगकर खिलाफ तवक्कुर रो पड़ती है। वो अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हैं और कहते हैं, बेटी रो मत, रोगी तो मुकाबला कैसे करोगी? मैं देख रहा हूँ कि तुम शैतानों में गिरी हुई हो, गैर इंसानी मखलूक की गिरफ्त में हो। डरो मत, अल्लाह पे भरोसा रखो, जो कुछ है बस अल्लाह ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम देखोगी ये सब चीजें पानी का बुलबुला साबित होंगी। तानिया रोते रोते बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी और कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बाबा। फिर वो अपने बाजू फैलाकर बोली, बाबा मुझे एक मरतबा और अपने गले से लगा लें, मैं आपकी मोहब्बत को बहुत तड़पी हूँ। हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, आओ। राना शमशाद अली ने तानिया को अपने सीने से लगा लिया। उधर तानिया ख्वाब देख रही थी, इधर वो करीब के दरख्त से उड़ा। उसने बहुत तेजी से उसके साथ चक्कर लगाए और फिर तानिया के कमरे की छत पर आ गया। तानिया को यूं महसूस हुआ जैसे कोई भारी परिंदा उसके सीने पर आ बैठा हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, जहन मौफ था। कुछ देर के बाद जब उसके हवास बहाल हुए तो वो बेड से उठी, कमरे की लाइट जलाई। ये एक अजीब ख्वाब था। जग से पानी निकाल कर पिया, तब उसे याद आया कि वो अमल के बगैर सोई थी और ख्वाब में उसने अपने बाप को देखा था। और फिर वो पूरा ख्वाब उसे याद आ गया। उसे नहीं मालूम था कि वो इस कदर तृष्णा है अपने बाप की मोहब्बत को, इस कदर तरसी हुई है और अपने बाप के गले लगकर जो एक आसूदगी का एहसास हुआ था, वह एहसास अभी तक बरकरार था। ये ख्वाब इस कदर जल्द क्यों टूट जाते हैं? वो मनहूस परिंदा कहाँ से आकर उसके सीने पर बैठ गया? अभी चंद रोज पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। उसके बाबा जब उससे मिलने आए थे, वो कुर्सी पर बैठे सोती हुई तानिया को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, तब वो मनहूस परिंदा कहीं से अचानक नमूदार हो गया था। वो उसके सीने पर आ बैठा था और जब उसकी आंख खुली थी तो उसने उस मनहूस परिंदे को अपने बाप पर झपटते हुए देखा था। फिर वो मंजर बाप की तरफ गायब हो गया था। ये कौन है जो बाप बेटी की मोहब्बत के दरमियान आने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल का जवाब तानिया के पास था। कमरे में कुछ हब्स का एहसास हुआ तो उसने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी। उसने खिड़की खोल दी। ताज़ा हवा का झोंका आया। वो खिड़की के सामने खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इस वक्त रात के 1:30 बजे थे। सामने दूर तक रात अपने बाल खोले सो रही थी। रात का अपना एक सहर होता है, उसका अपना एक फसूं होता है। तभी उस पुरस्कार कमरे में लंगड़े राजा से मुलाकात याद आई और उसकी बात याद आई, जब तुम लोग सो जाते हो तो हम बाहर आ जाते हैं, हर सू हमारा राज होता है। उसकी बात याद करके एकदम अनजाना सा खौफ महसूस हुआ और वो खिड़की बंद करके वहां से हट आई। उसने सोचा कमरे की लाइट बंद कर दे, लेकिन लाइट बंद करने की हिम्मत न हुई। वो ऐसी बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी।